तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते। राजधानी देहरादून में व्यापारियों के सब्र ने जवाब देना शुरू कर दिया है। 1 जून से बता दें आपको, आंशिक तौर पर बाजार खोलने की मांग व्यापारियों ने की थी। मांग पूरी ना होने पर दून उद्योग व्यापार मंडल के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। घंटाघर स्थित न्यू मार्केट में ये धरना दिया गया। व्यापारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अब बाजार खुलवाए और कुछ आर्थिक राहत देने के साथ ही बता दें आपको वैक्सीनेशन कराए। इस पर व्यापार मंडल महामंत्री ने कहा है कि दुकानें बंद करके भी व्यापारियों ने अलग अलग तरीके से सेवा की है। जिससे राशन भोजन बांटने से लेकर दवा और सैनिटाइजर का काम कराया गया है। जब देखो अति हो चुकी है व्यापारियों की ना, इतनी दिन से दुकानें बंद है। व्यापारी एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया। व्यापारी ने जो है तरह तरह की सुविधाएं दी, तरह तरह के लंगर लगाए, भोजन व्यवस्था की, दवाइयां बांटी, हर तरीके से सरकार का साथ दिया है। व्यापारी ने 1 महीने से अपनी दुकान बंद होने के बावजूद, इतना नुकसान होने के बावजूद ये सब करा। हमारी सरकार से मांग है कि अब क्योंकि कोविड के केसेस कम हो चुके हैं तो क्रमवार या आधे दिन के लिए बाजार को खोला जाए ताकि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या है मांग व्यापारियों की? देखिए, करीब 40 दिन हो गए कारोबार बंद है और व्यापारियों का ये भी कहना है कि भाई दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश हम देखते हैं तो वहाँ अधिक दुकानें खुल रही हैं उत्तराखंड की बनस्पति में, उत्तराखंड के बजाय। लिहाजा यहाँ भी सरकार बाजार खोले, क्योंकि व्यापारी टैक्स दे रहा है, जीएसटी पेयर है और लॉकडाउन के समय भी उसने हर प्रकार से मदद की है सरकार की, जो सरकार का आदेश हुआ है। अब व्यापार चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक की किस्तें हैं, घर के लोन की किस्तें हैं, वाहन की किस्तें हैं। व्यापारियों ने यह भी मांग की जैसे कैंप लग रहा है ऐसे ही कैंप लगाकर उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाए। आज ये प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के ठीक बाद जब हमारी बात कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हुई तो उन्होंने भी व्यापारियों की समस्या को जायज बताया और कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये सरकार इस चीज को समझती है, पर कोविड का जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है ऐसे में एकाएक रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि गणेश जोशी ने एक संकेत ये भी दिया है कि आज शाम तक कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक स्वयं 3 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले और बाजार खोलने की मांग की। बिल्कुल। अब सवाल इस बात का है, यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ ये रणनीति बना रहे हैं? देखिए, व्यापारियों का कहना है कि वो सरकार का हर संभव सहयोग कर रहे हैं प्रतीकात्मक के विरोध में। एक समय तक इंतजार होगा, इसके बाद भले ही मुकदमे दर्ज हो वो शटर खोलेंगे, बाजार खोलेंगे। जो 1 बजे तक का सरकार ने जनरल समय कर रखा है आवश्यक वस्तुओं के लिए, उसी जनरल समय के तहत सुबह 8 से 1 बजे तक ये अपनी दुकानों की शटर उठाएंगे। और बिल्कुल देखिए, व्यापारियों ने अलग अलग तरीके से अपनी सेवा भी दी है। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, बावजूद इसके इन्होंने काम किया। सरकार को कोई ना कोई इनके लिए फैसला लेना भी चाहिए। जी देखिए, व्यापारियों का कहना है कि हम सरकार के हर आदेश का पालन करते हैं और इस मामले में देहरादून के बाजार बड़े जो है सिविलाइज्ड हैं, बहुत सभ्य हैं। और इससे पूर्व जब लॉकडाउन हुआ था तब भी व्यापारियों ने बहुत लंबा मशक्कत की है। सरकार भी ये समस्या समझ रही है, क्योंकि जब व्यापार बंद है तो सरकार को जीएसटी का भी लॉस है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का निर्णय क्या होगा। शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। कोरोना कर्फ्यू की वजह से बाजार बंद चल रहे हैं, ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अब खराब होने लगी है और सब्र का बांध टूटा तो व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर बाजार आधा दिन तक खोलने की मांग की है। मगर आश्वासन के बाद भी सरकार ने व्यापारियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। नतीजा ये है कि व्यापारी अब सरकार के खिलाफ भड़क गए हैं। व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार के खिलाफ थाली बजाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 8 जून के बाद बाजार खोलने की छूट नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है व्यापारियों ने। और ऐसे में साथ ही उनका कहना है कि थाली बजाकर उन्होंने सरकार को जगाने का प्रयास किया है। कोरोना का ये पहला लॉकडाउन तो है नहीं। पहला लॉकडाउन पिछले साल लगा था, उसमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेट सरकार को किसने किया? व्यापारी ने। गोले बनाने से लेकर, लोगों को खुद मास्क देने से लेकर, सैनिटाइज हाथ करा के दुकान पे जहाँ 10 आदमी खड़े हो सकते थे वहाँ 4 आदमियों को खड़े कराना, तो शुरू से ही सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा।
व्यापारी सिर्फ ये चाह रहा है कि जब सरकार किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दे रही है तो कम से कम पहले बाजार तो खोलो, उसके बारे में बात बाद में कर लेना। आप बाजार भी बंद करा रहे हो जबकि हरियाणा में खुल चुका है। कल उत्तर प्रदेश के भी अगर आप सिचुएशन देखें तो 56 जिले खुल चुके हैं वहाँ पे। हम सरकार कह रही है 20 जिले नहीं खुले, हम कह रहे हैं भरा हुआ ग्लास देख लो ना, खाली। हम आंशिक रूप से 3 घंटे 4 घंटे के लिए और पूरा नहीं आधा बाजार खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कोरोना भी ना फैले और व्यापारियों को भी रोजी रोटी का संकट ना उतरे। परंतु सरकार इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सरकार एक कार्ड में जू नहीं दे रही है। तो आज का ये आंदोलन सरकार को जगाने के लिए था, थाली बजाने का, जिससे सरकार का आवाज़ जाए और सरकार बाजार को खुलवाए, व्यापारियों को भोजन पानी की भूखमरी की स्थिति से। खबर देहरादून से है, जल्द शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। दरअसल पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने संकेत दिए हैं। पहले चरण में रुद्रप्रयाग चमोली जिलों के लिए खोलेगी यात्रा। 8 जून के बाद हो सकता है चारधाम यात्रा पर फैसला। कोरोना के हालातों पर निर्भर होगा फैसला। महाराज ने देवस्थानम बोर्ड का बचाव किया है। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि लॉकडाउन के बाद जो है चारधाम यात्रा को खोलने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा निश्चित रूप में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग जो हैं 3 जिले हैं उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला, तो पहले इन जिलों को खोला जाएगा और विशेषकर जो यहाँ की परंपरा और यहाँ के मंदिर के जो हकूकदार हैं उनको हम अनुमति देंगे कि वो आकर के सबसे पहले पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनके ये कुल देवता होते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जो है धीरे धीरे और जिलों को खोला जाएगा। हो सकती है चारधाम यात्रा। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने संकेत दिए हैं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। फहीम, क्या चारधाम यात्रा जल्द शुरू हो सकती जैसा कि संकेत दे रहे हैं मंत्री सतपाल महाराज? बिल्कुल, देखिए ये चारधाम यात्रा जल्दी शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें इतना जरूर है, जैसा स्पष्ट तौर पर पर्यटन मंत्री ने बात कही है कि वो संपूर्ण उत्तराखंड या फिर देश या दूसरे लोगों जो बाहर के श्रद्धालु होंगे उनके लिए अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां ये है कि चारों धामों में सिर्फ पुजारी ही गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं जो पारंपरिक तौर पर है। इसके अलावा मंदिर समिति के भी और सदस्य भी नहीं जा पा रहे हैं और बाकी जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु हैं, उनकी भी मनाही है। तो लिहाजा ये अभी लॉकडाउन अभी है, कोरोना कर्फ्यू 8 जून तक। उसके बाद अभी सरकार आगे का निर्धारण करेगी कोरोना कर्फ्यू को लेकर के और चारधाम यात्रा को लेकर के। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले अभी 1.5 से 2 हफ्ते में हो सकता है कि सरकार इन जो संबंधित जिले हैं चारों धामों के 3 जिलों में यहाँ पर यात्रा खोल दे और वो धीरे धीरे फिर चारधाम यात्रा खोलने की तरफ एक सकारात्मक कदम होगा और एक श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि बहुत श्रद्धालु इस इंतजार में है कि हालात सामान्य हो और चारधाम पहुंच करके भगवान के दर्शन करें, चारधाम यात्रा पूरी करेंगे। बिल्कुल, ये यात्रियों के, श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी वाली खबर है। इन सब के बीच न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा सतपाल महाराज ने? और फहीम, ये देखिए, इसके अलावा चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर के बात की है मंत्री सतपाल महाराज ने कि जो यात्रा अभी शुरू होने की क्योंकि मंशा है सरकार की कि जल्दी हालात सामान्य हो और चारधाम यात्रा शुरू हो, तो लिहाजा ऐसे में SOP का भी पूरा पालन किया जाएगा और चारधाम के साथ है कि टूरिज्म को लेकर के भी बात है। तो हालांकि अभी हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि एकदम से टूरिज्म को खोला जाएगा, लेकिन चारधाम यात्रा जिस तरीके से जिलों में रहेगी तो उसका SOP का पूरा पालन किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा हुई है पर्यटन मंत्री की और इसको लेकर के बहुत हद तक मन बनाया जा रहा है कि जिलों में खोल दिया जाए, स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा खोल दी जाए ताकि स्थानीय लोग इसके दर्शन कर सकें भगवान के। और चाहे गंगोत्री यमुनोत्री की बात हो, चाहे बद्रीनाथ धाम की और केदारनाथ धाम की, और SOP का पूरा पालन किया जाएगा। उसमें जो गाइडलाइंस होंगी जो स्थानीय चलिए SOP का पूरा पालन किया जाएगा। यहाँ पर चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर विचार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की गई है। हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत हजारों की संख्या में कोरोना किट तैयार की गई है और प्रभारी दिनेश मोहनिया और कर्नल
कोटियाल की टीमों को गांव के लिए रवाना किया गया है। बता दें, पिछले 3 दिनों से ये अभियान चलाया जा रहा है। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद का कहना है कि इस अभियान के तहत आप पार्टी कई गांव में ऑक्सीजन जांच केंद्र की भी शुरुआत करेगी। बता दें, इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी 70 विधानसभा के 50-50 गांव में आप पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेगी, जिसके लिए 1000 कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस अभियान को लीड करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प किया है और हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी और कर्नल अजय कोठियाल जी ने इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत हम उत्तराखंड के सुदूर गांव में दूर गांव तक जा कर के लोगों के घरों में हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जो उत्तराखंड में 10,000 कार्यकर्ता बंधु हैं, वो लोगों के घर घर जा कर के जाँच करेंगे उनके ऑक्सीजन लेवल की, उनके टेम्परेचर की, और यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड दिखता है, बीमार दिखता है, तो उसको हमारे पास किट भी है, दवाओं की किट है जो उनको निःशुल्क। विकास खंड नरेंद्र नगर के बसोई में ग्रामीणों को पिछले कुछ दिनों से खांसी, बुखार और सिर दर्द की शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने 25 मई को गांव पहुंची थी। 60 लोगों के सैंपल 25 मई को लिए गए थे, जिसमें से 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतने लोगों की एक साथ संक्रमित होने से गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं 2 लोगों को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने बताया है कि बसोई गांव को तत्काल कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही पुलिस की सभी तरह की निगरानी रखने और व्यवस्था बनाने के लिए तैनाती कर दी गई है। बसोई गांव में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 4 27/5/2021 को और 16 आज की डेट में है। कुल संख्या 20 है। इनमें से 18 व्यक्तियों को CCC ऋषिलोक में शिफ्ट किया गया है। 2 लोग घर पर हैं। बसोई गांव में देहरादून निगम कर्मचारियों के वेतन पर बीजेपी का बयान। वेतन की दिक्कत पर सीएम ने संज्ञान लिया है। कोरोना काल में थोड़ी समस्या आ रही है, जल्द ही सभी समस्या को दूर किया जाएगा। तो वेतन की दिक्कत पर सीएम ने संज्ञान लिया। कोरोना काल में थोड़ी समस्या आ रही है, समस्या को जल्द दूर किया जाएगा, ये कहा गया है। तो निगम कर्मचारी जो कोरोना की चल रही है, आम व्यक्ति का जनजीवन से प्रभावित हुआ है। वो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर किसी को रोजी रोटी पे इसका असर पड़ा है। लेकिन निगमों का जो विषय है वो स्वाभाविक रूप से वो एक स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। उनकी जो हमको कर्मचारी, हमारे प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनकी चिंता करने हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। गर्मियों की सीजन में फलों की बहार होती है। इन फलों की बहार में लीची भी अपनी रंगत बिखेरती है। लीची का जिक्र हो और देहरादून की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लीची के कारोबारी कोरोना कर्फ्यू को लेकर परेशान है कि कहीं उनको नुकसान ना उठाना पड़े। देखिए फहीम तन्हा की यह खास रिपोर्ट। देहरादून में पेड़ों से लीची उतारकर बाजार में आने को लगभग तैयार है। कहीं कहीं बाजार में बिकने भी लगी हैं। लेकिन जून के पहले हफ्ते में ही लीची बागों में ही नहीं बल्कि बाजार में भी रंगत बिखेरने लगी है। इस बार जल्दी बारिश होने और तापमान में नमी रहने से लीची की फसल भी अच्छी बताई जा रही है। लेकिन लीची के पेड़ों पर इस रंगत को देखकर लीची कारोबारी की आंखें चिंता में लाल हो रही हैं कि कहीं उनको भारी नुकसान ना उठाना पड़े। वजह साफ है, लीची का सिर्फ 1 महीने का सीजन है। इसी महीने में बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी घूमने आते हैं, जो लीची का खूब आनंद लेते हैं। लीची कारोबारियों को चिंता है कि कोरोना कर्फ्यू में ना तो टूरिस्ट है और ना ही कोई बाहरी मेहमान। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद हैं, तो बाहरी स्टूडेंट्स भी इस समय यहाँ नहीं है। ऐसे में लीची कारोबारियों को कहीं भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि लीची ऐसा फल है जिसे कुछ दिन स्टोर भी नहीं किया जा सकता। पैदावार तो अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लॉकडाउन का ही डर लगा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा?
खुलने की संभावना नहीं लग रही कुछ, जैसे केस बढ़ रहे हैं। अगर नहीं खुलेगा तो मार्केट में माल नहीं पहुंच पाएगा और फिर ये डर है कि कहीं माल यहीं पे न रह जाए बगीचे में। एक समय था जब करीब 1 दशक पहले देहरादून के लगभग हर घर में औसतन 2 से 3 पेड़ लीची के हुआ करते थे। अब कटते पेड़ों और बढ़ते मकानों से ये तस्वीर बदल गई है। अब ज्यादातर बागों में ही लीची या उत्पादन होता है और बाग वाले ठेकेदारों को फसल पहले ही बेच देते हैं, इसलिए लीची ठेकेदारों को नुकसान की ज्यादा चिंता है। देहरादून में रोज सेंटेड या देसी कलकतिया और बेदाना जैसी लीची पैदा होती है। उद्यान विभाग के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी कहते हैं कि करीब 6000 मीट्रिक टन लीची उत्पादन होती है। मार्केटिंग को लेकर विभाग कारोबारियों की सपोर्ट करेगा ताकि नुकसान न होने पाए। 6000 मीट्रिक टन तक उत्पादन हो जाता है और इस बार लीची की फसल अच्छी है क्योंकि क्लाइमेट अच्छा रहा है। लेकिन इधर 2-3 दिन जो अभी आंधी आई है नज़दीक में, इसमें कुछ लीची का नुकसान हुआ है और उसमें जो ओले पड़े हैं उससे भी थोड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि उसमें जो ओले पड़ते हैं तब उसमें दाग पड़ जाते हैं तो उसमें उसकी मार्केटिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि काले काले धब्बे होने पर तो लोग देख के उसको नहीं खरीदते हैं। लेकिन इस बार उत्पादन अच्छा है और मार्केटिंग के लिए विभाग भी कोशिश कर रहा है। लीची सिर्फ जून महीने का ही फल है और ये एक ऐसा फल है जिसे कुछ दिन स्टोर भी नहीं किया जा सकता। देहरादून में कोटद्वार और रामनगर की लीची भी लाकर बेची जाती है। देहरादून की लीची सभी पसंद करते हैं। हालांकि देहरादून की लीची के हिसाब से इस बार मौसम तो अच्छा रहा है, लेकिन लीची के कारोबारी इस बार परेशान हैं तो लॉकडाउन को लेकर चिंता में हैं कि उनकी लीची कुछ दिनों के बाद बाजार में आने वाली है, लेकिन खाने वाले टूरिस्ट और दूसरे बाहर के मेहमान आज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनकी चिंता ये है कि अगर यही हाल रहा लॉकडाउन का तो फिर लीची के कारोबारियों को भारी नुकसान न उठाना पड़े। अपने सहयोगी फैजी के साथ मैं फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी जिले के दुर्गम क्षेत्र चौथान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं, ये तब देखने को मिला जब इस क्षेत्र की करीब 71 गर्भवती महिलाओं को चौथान क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने पर भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा श्रीनगर के थलीसैंण ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं का ये आलम है कि गर्भवती महिलाओं को बिना अल्ट्रासाउंड के ही घरों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। मामला यहां पर शासक तक पहुंचा तब महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करने के निर्देश जिला अधिकारी पौड़ी को दिए गए हैं, जिस पर जैसे तैसे व्यवस्थाओं को जुटाकर प्रशासन ने अब गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सतपुली हंस अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर शुरू कर दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि गर्भवती महिलाओं को पूर्ण उपचार सतपुली हंस अस्पताल में दिया जा रहा है, जहां आशा वर्कर महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें वापस सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का भी पूरा ख्याल रख रही हैं। गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस क्षेत्र के सर्वे के निर्देश दिए गए थे। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने उसमें सर्वे करके संज्ञान में लाया कि 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होना है, जिसका कार्य आज प्रारंभ हो चुका है। आज हम उस क्षेत्र से 15 महिलाओं को यहाँ हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली लेकर पहुँच चुके हैं। उनका अल्ट्रासाउंड चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से समस्त 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में अन्य ब्लॉकों में भी अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वहाँ भी इस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम यहाँ चौथान पट्टी से अपनी गर्भवती महिलाओं को लेके अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे पहुँचे और जिला प्रशासन द्वारा हमारी गर्भवती महिलाएं जो हमारे साथ में आई हैं उनके लिए खाने पीने अल्ट्रासाउंड आने जाने की सुविधाएं फ्री हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं हमारी गर्भवती महिलाओं को और हमें मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर हमारे। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, रुड़की की बात करते हैं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा रोड पर क्लिनिक से घर लौट रहे डॉक्टर पर बाइक सवार 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया है। डॉक्टर के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए खोजबीन शुरू कर दी। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित डॉक्टर का परिवार दहशत में है। अभी इनका 3 बेड बच्चे बिना शादीशुदा है, अभी ये स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी तक और कोई भी इनका कमाने वाला नहीं है, यही काम। अभी इनका 3 बेड बच्चे बिना शादीशुदा है, अभी ये स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी तक और कोई भी इनका कमाने वाला नहीं है, यही काम। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों लोगों की जान ली है और इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं। इसी को लेकर एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने कई जगह पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसडीएम का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना चाहिए। जब तक लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें महामारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही धर्म गुरुओं को भी इस समय आगे आना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। नहीं, देखिए कोविड वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें ग्रामीण स्तर पे जो 45 से ऊपर के जो लोग हैं तो लोगों के द्वारा उसमें कुछ इंटरेस्ट कम लिया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और जो मौलवी है, धर्मगुरु है और ग्राम प्रधान है, पार्षद लोग हैं, उनके साथ एक जॉइंट बैठक की गई थी कि सभी लोगों को एक डायरेक्शन दिया गया है कि जिनके यहाँ भी 45 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है तो वो मैसेज कन्वे करें, चाहे मोबाइल से करें या व्हाट्सएप के माध्यम से, कि जिन जगह पे जितने लोग बचे हुए हैं ताकि उनके लिए वहाँ पे साइट वगैरह डेवलप करके वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया जा सके। तो देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।